स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं दोस्तों, और बात करेंगे अपन कंप्लीट डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों पशुपालन के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूं, रिपीट कर रहा हूं वीडियो के अंदर, जो लोग चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको घर बैठे मिल सके। दोस्तों भाइयों स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता देता हूं कि पशुपालन से रिलेटेड यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड हर प्रकार के एग्जाम, चाहे वो आईसीएआर के हो, चाहे या फिर जेड के हो, या फिर बीएसडब्ल्यू के हो, दोस्तों सभी प्रकार के एग्जाम के अंदर ऐसे एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। दोस्तों तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करेंगे। आज हम बात करेंगे, हालांकि अपन ने बैक टू बैक वीडियो बना दिए हैं दोस्तों, फिर भी अपन पशुपालन से कोई भी चीज मिस आउट नहीं करने वाले हैं। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे पशुपालन कृषि पर्यवेक्षक 2026-27 को टारगेट रखते हुए बहुत बड़े एमसीक्यू जो अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ऐसा कौन सा रोग है दोस्तों जिसके अंदर पशु सीधा बैठ जाता है, बहुत परेशान रहता है, सीधा बैठ जाता है और अपनी गर्दन को पीछे मोड़े रखता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा बेचैन रहता है। तो ऐसा कौन सा रोग होता है जिसके अंदर पशु बैठ जाएगा, बेचैन रहेगा, चारा नहीं खाएगा, यानी कि जुगाली नहीं करेगा, रूमिनेट की एज में नहीं रहेगा, और ना ही अपने जीभ को बार बार बाहर निकाल करके नाक मतलब जो है नाक की ओर बढ़ाएगा। दोस्तों क्योंकि इसमें पशु बड़ा बेचैन हो जाता है। दोस्तों ठीक है ना, तो ऐसा रोग जो होता है वो मिल्क फीवर होता है। दोस्तों हालांकि ध्यान देना, फीवर जब आता है तब भी ऐसे सिम्टम पशु के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन मिल्क फीवर एक ऐसा फीवर है दोस्तों जिसके अंदर पशु का दूध जो है, जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो इफेक्टिव होता है। दोस्तों ठीक है ना, यानी कि उसका टेम्परेचर वैसे 100 डिग्री 101 डिग्री भैंस का मतलब जो टेम्परेचर रहता है वो कई बार, मतलब फ़ारेनहाइट के अंदर बात कर रहा हूँ, तो वो कई बार बढ़ जाता है दोस्तों, उस वजह से मिल्क फीवर हो जाता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पशु को क्या देना चाहिए, कैल्शियम देना चाहिए। दोस्तों कैल्शियम देना पशु को एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट होता है, बहुत ही अच्छा एक मतलब जो है मतलब अंदरूनी ताकत के लिए कैल्शियम बहुत अच्छी चीज होती है। दोस्तों तो अपन आर्टिफिशियल तरीके से मेडिकल साइंस की थोड़े मदद लेकर के अपन कैल्शियम एक्सटर्नल अपन दे सकते हैं। दोस्तों तो मिल्क फीवर के अंदर पशु सीधा बैठ जाएगा और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ कर रखता है, रूमिनेट नहीं देगा, जुगाली नहीं करेगा। आप लोगों को मैं बता देता हूँ भाई लोगों, जो किसान भाई लोग हैं वो आप लोग जानते हैं, पशुपालन करते हैं, पशु रखते हैं, दुधारू पशु रखते हैं, आपको बताने की मुझे बिल्कुल भी आई थिंक आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि अगर पशु आपका रूमिनेट है, अगर वो जुगाली कर रहा है और अपनी नाक को बार बार चाट रहा है जीभ से, तो आप देख लीजिएगा पशु को किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन जब पशु का पेट दर्द होता है तो पिछले पांव गिरेगा, वो जोरदार स्पीड से वो पटकेगा, और अगर फीवर है उसको तो वो अपनी गर्दन को पीछे मोड़कर बैठ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सर्रा जो है, सर्रा एक प्रकार का डिसऑर्डर है जो कि एनिमल्स के अंदर होता है, देखने को मिलता है। तो सर्रा रोग का वाहक क्या है? सर्रा रोग के वाहक के लिए आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि प्रोटोजोआ होता है। दोस्तों क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोअन्स का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है ना, माइक्रोबेज होते हैं, जो आपको आपके पशु को किसी वाहक की मदद से वो आपके पशु के बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और फिर उसको मतलब इफेक्ट करेंगे। तो सर्रा रोग का जो वाहक है वो है टेबेनस फ्लाई। टेबेनस फ्लाई एक प्रकार का मतलब जो प्रोटोजोआ है, एक प्रकार का सिस्ट है, लार्वा है, जो पशु को प्रभावित करता है। और इस रोग के जो लक्षण है वो आप देखकर, आप सुन करके चौंक जाएंगे। पशु के शरीर पर रेड कलर के चकत्ते उभर आएंगे, पशु का फीवर मतलब जो है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पशु चारा नहीं खाएगा, ऐसे ढेर सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो कौन सा वाहक है? टेबेनस फ्लाई। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि राठी गाय है। राठी एक ऐसी गाय होती है, भारी भरकम शरीर वाली होती है, दूध के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को कहा जाता है। दोस्तों राठी गाय को क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन वीडियो के अंदर ये है कि जो राठी गाय है वो किन नस्लों का संकरण है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राठी जो गाय है, जो राजस्थान की कामधेनु जो कहलाने वाली गाय है, वो
आखिरकार दरअसल वो कौन सी दो नस्लों का मिश्रण है दोस्तों। तो देखिए रेड सिंधी इसके अंदर प्लस थार पारकर, दोनों गायों का संकरण राठी गाय कहलाता है दोस्तों। भारी भरकम है, दूध के प्रोडक्शन में अच्छा है, दूध का एसएनएफ भी अच्छा आता है दोस्तों, पेट भी अच्छा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अवांछित पशुओं को समूह से बाहर करना क्या कहलाता है। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन से ही आपको ज्यादातर समझ में आ गया होगा। अवांछित पशु का मतलब हो गया कोई बछड़ा मोटा हो रहा है, या फिर कोई ऐसा पशु दुधारू पशु है लेकिन वो किसी कारण से बीमार इतना हो चुका है कि उसके स्तन बिगड़ गए हैं, या उसका बॉडी लैंग्वेज बिगड़ गया है, या फिर उसके शरीर में गठिया पड़ चुके हैं। तो ऐसे पशु को हम रख नहीं सकते, वो हमारे किसी काम का नहीं रहता, किसान भाई के किसी काम का नहीं रहता। तो अपन गौशाला के अंदर या फिर उसको किसी ट्रस्ट के अंदर छोड़ के आते हैं। तो अवांछित पशु को जब हम समूह से बाहर करते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। तो उस प्रक्रिया को अपन निष्कासन कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इजी इसका आंसर है निष्कासन, ठीक है ना। उसका अपन निष्कासन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मुर्गी की असील जो नस्ल है, असील मुर्गी की कौन सी नस्ल दोस्तों। असील एक प्रकार की नस्ल होती है। तो मुर्गी की जो असील नस्ल है वो कहां से उत्पन्न मानी जाती है, यानी कि उसका उद्गम कहां से हुआ है। असील जो नस्ल है मुर्गी की वो भाई लोगों उसका उसका उद्भव या उत्पन्न कहां से हुआ है। तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोस्तों, दो भारत के ऐसे राज्य जहां पर असील नस्ल की जो मुर्गियां देखने को ज्यादा मिलती है। और ये मुर्गियां इनकी खास विशेषता ये होती है कि इनके कलंगी होती है दोस्तों, ठीक है ना। और ये एक देसी नस्लों के अंदर इनको ब्रीड के अंदर शामिल किया गया है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के अंदर ये मिलती है, वहीं से इसका उत्पत्ति माना गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऊंट की कौन सी नस्ल ऐसी है जो पानी में तैरना पसंद करती है। भाई लोगों आपको एक बहुत अच्छा मैं वीडियो के माध्यम से आपको एक मतलब एक एडवाइस करना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट्स हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो या फिर कॉमर्स से हो, अदर किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि यार आपको जो पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं, यानी कि आप जो क्लासें ले रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासें हो चाहे वो ऑफलाइन क्लासें हो, स्टूडेंट्स इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको क्लास में जो भी कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टीचर आपको पढ़ाता है यार वो बहुत बड़ा अनुभवी टीचर होता है, ठीक है ना। तो वो कई चीजें कई कॉन्सेप्ट आपको है ना अपने अनुभव से सिखाना चाहता है दोस्तों। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप कोऑपरेट नहीं करते हो। तो आपको मेरा यही एडवाइस है कि जब भी कोई किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टीचर आपको अगर पढ़ाए, ठीक है ना, तो क्लास में बहुत ही बड़े कंसिस्ट होकर उस चीज को पढ़े आप। यानी कि हो सकता है कि उस टॉपिक को जो टीचर पढ़ा रहा है वो टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा, लेकिन भूल ना करें, फिर भी आपको चुपचाप कंसिस्ट होकर पढ़ना है, क्योंकि हर टीचर अपने अपने अलग अलग अंदाज के अंदर अपने अलग अनुभव से आपको वो चीज सिखाता है। तो हो सकता है वो चीज उसका आंसर आपको आता है, लेकिन एक और तरीका आपको सीखने को मिलेगा। तो भाई लोगों बहुत ही बड़ा आपको एडवाइस है कि आप क्लास के अंदर बहुत ही कंसिस्ट होके इस मतलब जो भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो वो जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए तो बड़ा कंसिस्ट होके पढ़े यार, ध्यान से सुने समझे, ठीक है ना। ये एक अधिगम का बहुत अच्छा तरीका होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन जो है, ऊंट की ऐसी कौन सी नस्ल है जो पानी में तैरना पसंद करती है, यानी कि पानी के अंदर ज्यादा समय तक वो रहना पसंद करती है। तो देखिए दोस्तों, खराई नस्ल एक नस्ल है। खराई नस्ल जो है वो ऊंट की एक ऐसी नस्ल होती है दोस्तों, खराई, जो कि हालांकि हमारे राजस्थान के अंदर नहीं देखने को मिलती है। अरे भाई देखो, ऊंटों की कई प्रकार की नस्लें हैं दोस्तों। ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ऊंट प्रजनन के अंदर आप लोगों को पता राजस्थान के अंदर बीकानेर है। मैं आपको अगले वीडियो के अंदर सभी पशुओं के प्रजनन केंद्र को रिलेटेड करके या टारगेट करके एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ है, ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है, घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ है। सभी पशुओं के बारे में प्रजनन केंद्र के लिए छोटा वीडियो में बनाने वाला हूं। तो ऊंट प्रजनन केंद्र जो है वो हमारे बीकानेर के अंदर है दोस्तों। तो ऊंट की ऐसी कौन सी नस्ल है जो कि तैरने में बड़ी मतलब सक्षम होती है और तैरना ज्यादा पसंद करती है पानी के अंदर। तो खराई नस्ल है, खराई नस्ल, और ये पाई जाती है दोस्तों गुजरात के अंदर। ऊंटों की एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती है जिसके दो थुई होती है, यानी कि उसके शरीर पर दो कुबड़ देखने को मिलेगी, वो आपको मिलेगी लेह लद्दाख।
लेह लद्दाख दोस्तों, ठीक है ना। सिंध प्रांत की ऐसी नस्ल है ऊंट की जहां पर 2 थई आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो खराई नस्ल इस क्वेश्चन का आंसर है, गुजरात में पाई जाती है। मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो अंडे उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जो अंडे उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी नस्ल मानी जाती है? तो भाई लोगों आपको मैं बता देता हूं कि व्हाइट लेग हॉर्न एक ऐसी नस्ल है, हालांकि ये एक प्रकार की भारत की देसी नस्ल है, व्हाइट लेग हॉर्न, जो कि अंडे उत्पादन के अंदर सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। केन कथा, केन कथा देखिए दोस्तों, केन कथा गाय की ऐसी नस्ल है जो बहुत ज्यादा भारी भरकम शरीर वाली होती है, भारवाहक होती है, यानी कि इसके जो मेल कऊ को आप बोझा ढोने के लिए बैलगाड़ी के लिए भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो केन कथा नस्ल जो है वो गाय की ऐसी नस्ल है जो बहुत ही बड़ी भारवाहक होती है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा एमसीक्यू है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनबीए जीआर के अकॉर्डिंग, एनबीए जीआर एक संस्था है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग भारत में कुल पंजीकृत ऊंटों की नस्ल कितनी है दोस्तों? तो ऊंटों की अगर अपन एनबीएजीआर के अकॉर्डिंग, अगर संस्था के अकॉर्डिंग देखें तो भारत में ऊंटों की जो कुल पंजीकृत नस्ल है वो आती है 9। कितनी आती है दोस्तों? नंबर 9। 9 ऐसी नस्लें हैं जो एनबीएजीआर के अकॉर्डिंग, संस्था के अकॉर्डिंग पंजीकृत की गई है। लेकिन आपको भाई लोगों वीडियो के अंदर मैं बता देता हूं कि आज एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, वर्तमान के अंदर कुल पशुओं की कुल पंजीकृत जो संख्या है नस्लों की वो 230 हो गई है दोस्तों। पहले 220 थी, अब 230 हो गई है। तो 2 क्वेश्चन यहां से वीडियो से आपके कंप्लीट हो रहे हैं कि एनबीएजीआर के अकॉर्डिंग भारत में कुल पंजीकृत ऊंटों की नस्ल 9 है, लेकिन अगर इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए वर्तमान में तो पशुओं की कुल पंजीकृत नस्ल आ चुकी है 230 हो गई है दोस्तों, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, चोकला भेड़ जो है वो नस्ल में प्रतिवर्ष ऊन उत्पादन की मात्रा कितनी है? चोकला नस्ल। अब देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान की ऐसी कौन सी भेड़ है जिसको मेरिनो के नाम से जाना जाता है? तो भाई लोगों राजस्थान की चोकला नस्ल की जो भेड़ है उसको मेरिनो के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका ऊन का उत्पादन बहुत अच्छा है, उत्तम कोटि की ऊन प्राप्त होती है। ऊन भी ऐसी प्राप्त होती है जैसे फाइबर हो, जैसे रेशे हो, जैसे रेशम के धागे बन रहे हो, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी ऊन प्राप्त होती है चोकला भेड़ की नस्ल से दोस्तों। राजस्थान की मेरिनो इसे कहा जाता है। और इस भेड़ का सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसका जो मुंह है वो तोते के समान होता है, यानी कि तोतापुरी जो तोता होता है उसके मुंह, उसका मुंह कैसा होता है उसके समान इसका मुंह होता है। और इसकी चोंच जो होती है, इसकी जो नाक जो होती है वो रोमन होती है दोस्तों। सॉरी, इस भेड़ की जो नाक होती है वो रोमन होती है दोस्तों, यानी कि मुंह तोते के समान होता है, नाक कैसी होती है? रोमन होती है दोस्तों। पशुओं के परिपक्व सींग को हटाना या काटना क्या कहलाता है दोस्तों? अगर कोई भी परिपक्व पशु है, यानी कि बड़ा पशु है, अगर बछड़ी की हम बात कर रहे हैं तो अलग चीज है, लेकिन अगर परिपक्व मैच्योर अगर अडल्ट एनिमल है तो उसके सींग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अब देखिए सींग अगर बात करें तो हम कुछ इस प्रकार के सींग होंगे, गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है उस प्रकार के सींग होते हैं, ठीक है ना। अगर ये मिल जाए तो किस प्रकार हो जाएंगे? बिल्कुल गोल हो जाएंगे, तो गाड़ी की स्टीयरिंग के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। अगर ये बढ़ जाएंगे तो हॉर्न प्रभावित होगा। तो इसीलिए जो पशुओं के परिपक्व सींग है उनको काटना या हटाना क्या कहलाता है? मतलब डी हॉर्निंग कहलाता है दोस्तों। सॉरी, क्या कहलाता है? डी हॉर्निंग कहलाता है। तो मैच्योर जो एनिमल होते हैं उनके सींग जो घुमावदार कंडीशन के अंदर डेवलप हो जाते हैं तो फिर उनको काटना पड़ता है, ठीक है ना, उनको हटाना पड़ता है। तो डी हॉर्निंग वो प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि ब्यूटिनोमीटर या ब्यूटेरोमीटर ये एक पैमाना स्केल होता है दोस्तों जो किसके मापन के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपको भाई लोगों को बता देता हूं कि हम जो दूध डेयरी पशुपालन करते हैं और डेयरी के अंदर जब दूध देते हैं तो दूध के अंदर एसएनएफ यानी कि फैट यानी कि वसा की जो मात्रा का अंकन होता है वो ब्यूटेरोमीटर पैमाने स्केल के माध्यम से, वहां पर एक मशीन होती है ब्यूटेरोमीटर उसको बोला जाता है दोस्तों, उसी के माध्यम से हमारे दिए गए दूध के अंदर एसएनएफ या फैट की मात्रा अंकित की जाती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैंने पशुपालन से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंसिडर कर पाएंगे दोस्तों। मिलते रहेंगे इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।